मतलब दो करंट पैरेलली फ्लो हो रहे हैं, तो उनके लिए उनके बीच का फोर्स कितना होगा? तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स एंड द एम्पियर। तो ये फर्स्ट कंडक्टर है जिसके जिसमें से आई ए करंट पास हो रहा है, ये सेकंड कंडक्टर है, करंट थ्रू दैट कंडक्टर इज आई बी। ओके। अब सपोज हम अब ये इन्फाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर्स है दोनों, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी है। ओके। अब ये दोनों कंडक्टर्स बहुत लॉन्ग है, तो विल नॉट डील विद इनफाइनाइट लेंथ। सो हम किसके लिए डील करेंगे? अब छोटी सी लेंथ, लाइक हम इन दो कंडक्टर में से सिर्फ एल लेंथ ले लेते हैं। तो इतने एल लेंथ के लिए अब देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले कि लाइक कि ये फर्स्ट कंडक्टर है, उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई ए करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके कारण इसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ए जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इस बी कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अब बी कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण बी कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। फोर्स किस पे लगेगा? बी पे लगेगा। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए में ए के मैग्नेटिक फील्ड के कारण बी पे फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये जो कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर ए से कितने दूर है? तो इट इज डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम दी ए कंडक्टर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए। तो हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि सॉरी, बायो सावर्ट का रूल पढ़ा था, उसके बाद एम्पियर सर्किटल पढ़ा था। उसके बाद एम्पियर सर्किटल में हमने फर्स्ट मेथड जो पढ़ी थी कि किसी कंडक्टर से आर आर डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट है या कंडक्टर है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस टू पाई आर नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस टू पाई डी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी ऑफ ए कंडक्टर, तो ये ए कंडक्टर में से पास होने वाले करंट आई ए की वजह से, ओके, जो ये डी डिस्टेंस पे जो सेकंड कंडक्टर बी है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बी ए इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए अपॉन टू पाई डी। इतना मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तो यू कैन फाइंड इट बाय राइट हैंड रूल। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी, तो ये आप देख सकते हो। अगर आप आपके राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से बाहर आने वाली डायरेक्शन में हो जाएगा, इस साइड में अंदर जाने वाले डायरेक्शन में होगा वो। ओके, इट विल कम आउट ऑफ एयर एंड इट विल गो इनसाइड हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे दी है। ओके। और ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो ऐसे है। तो दे आर पैरेलल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और लेंथ ऐसे होगी। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन जाएगा? 90 एंगल बन जाएगा। तो अब हमको एक चीज पता थी जो हमने सेकंड थ्योरी पढ़ी थी, अगर कोई कंडक्टर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे लगने वाला फोर्स, तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हमने पढ़ा था। आई एल बी साइन थीटा, ये एक पढ़ा था हमने फर्स्ट सेकंड थ्योरी ही थी शायद। एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स फाइंड आउट किया था जो QVB था, और सेकंड फोर्स हमने फाइंड किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हमने कोई कंडक्टर रखा एल लेंथ का, तो उस पे लगने वाला फोर्स तो कितना था? आई एल बी साइन थीटा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एक्चुअली वो आई एल क्रॉस बी होता है, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई एल बी साइन थीटा होगा। लेकिन साइन एंगल कितना है इसमें? 90 है, तो थीटा विल बी 90। तो यहाँ पे अगर थीटा 90 है तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो यू विल गेट आंसर एज अ आई एल बी। अब यहाँ पे आई कौन सा होगा? द करंट थ्रू दिस सेकंड कंडक्टर। अब फोर्स किस पे लग रहा है? तो ए के कारण बी पे लग रहा है, तो आई कैन राइट लाइक इट एफ बी ए। आई विल राइट दैट फोर्स एज एफ बी ए। अब किस पे फोर्स लग रहा है? सेकंड कंडक्टर। तो करंट थ्रू सेकंड कंडक्टर कितना है? आई बी। सेकंड कंडक्टर का करंट कितना है? आई बी। लेंथ कितनी है उसकी? एल। सेकंड कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल लेंथ पे लग रहा है फोर्स, तो पूरे कंडक्टर पे लगेगा, लेकिन वी विल कंसीडर ओनली एल लेंथ। हम पूरा कंडक्टर कंसीडर, ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, so we'll consider only L length। और मैग्नेटिक फील्ड किसका है? तो फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो फर्स्ट कंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो योर इक्वेशन ऑफ योर फोर्स विल बी लाइक दिस। ओके, और डायरेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ नहीं तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। सो आई एम रिमूविंग डायरेक्शन राइट नाउ। डायरेक्शन को अभी डील नहीं करेंगे हम, वी विल डिस्कस डायरेक्शन लेटर। ओके। तो एफ बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एल बी ए।
तो वैल्यू रखो, बी की वैल्यू पता है, बी ए की वैल्यू म्यू 0 I1 IA अपॉन 2 पाई डी, तो IB इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा म्यू 0 IA, डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 पाई डी, 2 पाई एंड डी। ओके, तो इसे अगर अच्छे से लिखेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा, म्यू 0 आगे लिखते हैं IA IB इंटू एल डिवाइड बाय 2 पाई डी। अंडरस्टैंड? So this will be the force between, तो ये क्या होगा फोर्स होगा, तो कंडक्टर ए का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कारण कंडक्टर बी पे लगने वाला फोर्स लाइक दिस, कि ए के मैग्नेटिक फील्ड में जो सेकंड कंडक्टर है, बी का जो कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर बी में से जो करंट पास हो रहा है उसके कारण ए पे लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ये फर्स्ट थिंग हो गई। अब सेकंड थिंग क्या होगी, ये एक कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर है। अब इसका इसमें करंट आई भी फ्लो हो रहा है, इसका करंट आई है। हम सिर्फ एल लेंथ के लिए डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस फॉर एल लेंथ ओनली। अब क्या करेंगे, इसमें से करंट आई भी फ्लो हो रहा है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट के कारण। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस साइड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। किसका फील्ड होगा ये, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी कंडक्टर, बी ऑफ बी लिखूंगा उसको मैं। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये बी का कंडक्टर क्या है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बी, अगेन सेम कैलकुलेशन, ओके, डी डिस्टेंस है। तो अगर ये आईबी करंट के कारण डी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वापस सेम कंसेप्ट, बी ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 IB अपॉन 2 पाई डी। ओके, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, ये सेकंड कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पे लगने वाला फोर्स इसके कारण, तो फर्स्ट कंडक्टर के करंट मतलब बी कंडक्टर के करंट के कारण ए कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, तो आई विल राइट इट एज अ एफ ए बी। बी कंडक्टर के करंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण ए कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, तो कितना होगा, किस पे करंट, जिस पे फोर्स लग रहा है उसका करंट पहले, उसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, यहाँ पे बी ऑफ बी आएगा, तो आई ए एल, और ये बी ऑफ बी क्या है, म्यू 0 आई बी अपॉन 2 पाई डी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये म्यू 0 आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी। और जो फर्स्ट फोर्स था वो भी कितना था, जो फर्स्ट था वर्क एफ बी ए, वो भी सेम टू सेम इतना ही था, म्यू 0 आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब दो पैरेलल कंडक्टर्स है जिनमें से दोनों में से करंट पैरेलली सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, इन द सेम डायरेक्शन, तो उनपे लगने वाला फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था आपका, यहाँ पे फर्स्ट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ ए यहाँ पे था, नीचे जाने वाला था, और लेंथ कैसे थी, ऐसे थी, एल लेंथ ऐसे थी। सो जो इन दोनों के बीच का जो एरिया बनेगा, ओके, इन दोनों की वजह से जो सरकमफेरेंस बनेगा, तो यू वांट टू गो फ्रॉम एल टू बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये एल क्रॉस बी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी कंडक्टर पे वो आई एल बी होता है, मतलब एल से बी की तरफ जाना होता है आपको। तो एल क्रॉस बी कैसे जाओगे आप, ऐसे, तो यहाँ पे स्क्रू ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है
वो इस साइड होगी, इस साइड, इसके, ये फर्स्ट फोर्स, इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन एफ ए बी ऐसे होगी, एफ बी ए, ओके, टुवर्ड्स ए होगी ना फोर्स की डायरेक्शन, और इस पे लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, एफ ए बी। कीप दिस इन योर माइंड, याद रखो फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ए होगी, और सेकंड जो फोर्स है बी के कारण ए पे लगने वाला फोर्स जो होगा, वो फोर्स लग रहा है ए पे बट उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स बी होगी, मतलब ये दोनों फोर्स के होंगे, इक्वल वैल्यू के होंगे, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लाइक यू कैन राइट लाइक वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ बी ए। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स वो इक्वल और ऑपोजिट उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगाता है, वही चीज यहाँ पे है, ओके। एफ ए बी आ गया म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। सिमिलरली एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, नोट दैट इट इज course that it is of course possible to compute the force on A due to B from the consideration of similar above, and we can find that force FBA on a segment of a L of a A due to the current in a B, it is equal to the force of BA and directed towards the B. जो force BA होगा वो directed towards B होगा, और force FB होगा जो directed towards A होगा, ओके। ये FBA force था, तो you have they have shown here, उन्होंने देखो यहाँ पे जो FB है ये एक्चुअली फोर्स कौन सा है, तो A के कारण B पे लगने वाला फोर्स है, लेकिन टुवर्ड्स A है, और B के कारण A पे लगने वाला फोर्स होगा वो टुवर्ड्स B होगा, उन्होंने उल्टे नाम दिए, मैंने उल्टे नाम लिखे, ओके, so don't confuse with the names. Any doubts? So note that this is the consistent with the Newton's third law. Thus, at least for the parallel conductors and steady current, we have shown that the Biot-Savart's law and Lorentz force yield the result in accordance with the Newton's third law. The Biot-Savart law और Lorentz law इन दोनों का हमने combination लिया है, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं हमें, it is yields the accordance with the Newton's third law. So finally जो force होता है, ओके, तो FBA represents the magnitude of force FBA per unit length. अब फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसको स्मॉल FBA लिखा है उन्होंने, तो आपको जो लेंथ है उसको डिवीजन में लेके जाना है, ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इट विल बी लाइक म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। सो अबव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग अ एम्पियर करंट व्हिच इज वन ऑफ द 7 SI बेस यूनिट्स। तो ये जो इक्वेशन है ये एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला, ओके, दिस इज नॉट जस्ट अ फोर्स, ओके, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसलिए जो लेंथ है उसको डिवीजन में लेके गए। ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन ऑफ फोर्स है, FB इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आई बी अपॉन 2 पाई डी इनटू एल, ओके, मतलब कि दोनों में लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो पहला कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर पे अप्लाई करेगा, बट डायरेक्शन ऑफ दैट टू फोर्सेस विल बी opposite to each other. This is the final thing in this theory. But what if force per unit length, तो लेंथ को आपको डिवीजन में लेके जाना है और उसको एक न्यू नाम दे दिया उन्होंने, they have given a new name to it, FBA is equal to mu zero IA IB upon 2 pi d. Don't worry about लेंथ, हमने लेंथ को यूनिट ले लिया है, मतलब कि 1 ले लिया है लेंथ को। Now for the definition of ampere, okay, तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट द स्टेडी करंट व्हिच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग straight and parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in a vacuum would produce on each other of these conductors a force equal to 2 into 10 to minus 7 newtons per meter of length. अब इसमें क्या होता है कि दो पैरेलल कंडक्टर से, what this statement shows you कि दो पैरेलल कंडक्टर से उनमें से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा, दोनों में से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा जब वो दोनों कंडक्टर्स के बीच की जो लेंथ है, ओके, लाइक आई वांट टू फाइंड आउट 4 एम्पियर, ओके, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे मुझे एम्पियर फाइंड आउट करना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा आई एंड आई बी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ ए बी, सॉरी एफ बी ए, यहाँ पे एफ बी ए इंटू 2 पाई डी। ओके जस्ट अ मिनट, द डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, तो लाइक दोनों के बीच का फोर्स सपोज 2 इंटू 10⁻⁻7 होगा। ओके, तो हमें पहले ये इक्वेशन डिराइव करना है। तो एफ बी ए इज इक्वल टू, सपोज कि करंट कितना है दोनों में से 1 एम्पियर है, तो एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू जीरो कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट 1 एम्पियर और सेकेंड करंट भी कितना है 1 एम्पियर, और डिवाइड बाय 2 पाई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना लेना है, हमें एक ही लेना है। सो पाई कैंसल, 2 इन द 2, 2 टू द 4, तो क्या आएगा आंसर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ओके, विच मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो कंडक्टर से उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हुआ, और वो दोनों कंडक्टर 1 मीटर लेंथ से सेपरेटेड हुए, देन इसका मीनिंग हुआ कि उन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ओके, अगर उन दोनों के यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन है, कि जो एक दूसरे से, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ओके, फोर्स पर मीटर, न्यूटन पर मीटर लिख रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, इफ यू हैव a two conductors which are been separated by a distance of 1 meter and having force on each of the force on unit length of each of conductor, if it is 2 into 10⁻⁷ newton, that means current through that two conductors will be 1 ampere in each of the conductor. So ampere is the value of that steady current which, when maintained in each of two very long, straight and parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in a vacuum, would produce each of these conductors force equals to 2 into 10⁻⁷ newtons per meter. अगर दोनों कंडक्टर्स में से पास होने वाला करंट अगर 1 एम्पियर है, इसका मीनिंग हुआ, और दोनों को हमने वैक्यूम में 1 मीटर स्पेस पे रखा है, तो वो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स 2 into 10⁻⁷ न्यूटन होगा। Then only the current will be 1 ampere from each of the conductor. Understood? डेफिनेशन समझ में आई एम्पियर की? सिंपली ये जो फॉर्मूला है उसी को उन्होंने गोल गोल घुमा के बोला है डेफिनेशन उसका। दिस इज द and one more important thing here, parallel currents attract and anti-parallel current repel. तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, क्यों कि देखो ये दोनों करंट्स पैरेलल थे, यहाँ पे हमने देखे कि ये दोनों करंट्स पैरेलल थे, तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में था और इसका जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, तो दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ओके, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में है। सो अगर दोनों करंट पैरेलल हुए तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा यहाँ पे, याद रखना। और दोनों करंट एंटी पैरेलल, लाइक एक करंट ऐसे है और एक करंट ऐसे है, तो ये जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो एंटी पैरेलल करंट्स, ये दोनों एंटी पैरेलल करंट्स है ना, सो एंटी पैरेलल करंट्स रिपल, तो फोर्स क्या होगा उनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स होगा, और पैरेलल करंट्स होंगे तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। कीप दिस इन योर माइंड, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है। तो अंडरस्टूड, एनी डाउट्स, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और बहुत इजी थ्योरी है। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले दो कंडक्टर्स लेना है, फर्स्ट कंडक्टर का के करंट के कारण डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है,
उस मैग्नेटिक फील्ड पे एल लेंथ वाला जो सेकंड कंडक्टर होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स फाइंड आउट करना है। फिर सेम मेथड फॉर फर्स्ट कंडक्टर को, जैसे फर्स्ट से सेकंड पे लगने वाला उसको फाइंड करोगे, ऐसे सेकंड से फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स फाइंड कर लेना है। ओके, when a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flows through its cross section is in a 1 second is 1 coulomb। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 एम्पियर करंट आपने सेटअप किया है किसी कंडक्टर में, तो उसके क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में पास होने वाला चार्ज कितना होगा? 1 कूलम ही होगा, तभी तो करंट 1 एम्पियर होगा ना। तो एग्जांपल है 4.10, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla, and the direction of field is from geographic south to geographic north. Direction of a field from geographic south to geographic north. A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. Okay, what is the force per unit length on it, and when it is placed on a horizontal table, and the direction of current is ईस्ट टू वेस्ट और सेकंड साउथ टू नॉर्थ। तो कौन सी डायरेक्शन होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या दिया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसको हम BH लिख देंगे। ओके, दिस विल बी आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, यूनिट लेंथ बोला है ना उन्होंने। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 3 into 10 raised to minus 5 Tesla। Okay, 3 into 10 raised to minus 5 Tesla। Okay, अब a very long straight conductor is carrying a steady current of I equals to 1 ampere। अब एक 1 एम्पियर का करंट है जो जिसको हमने कहाँ रखा है, and the direction of field is from geographic south to geographic north। जो फील्ड की डायरेक्शन वो कहाँ से ली हमने? जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें okay, don't worry about direction, just a very long straight conductor is carrying a steady current 1 ampere, एक एम्पियर वाला है। what is the force per unit length on it when it is placed horizontal table on a horizontal table। okay, फर्स्ट डायरेक्शन क्या लेनी है करंट की? ईस्ट टू वेस्ट लेनी है। ओके, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, एंड दिस विल बी योर वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस हो गए हमारे पास। अब सबसे पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ लेना है, तो आई बी साइन थीटा ही आएगा। ओके, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है, पर फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो आई बी साइन थीटा आएगा। अब एंगल के लिए सोचना है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फॉर ईस्ट टू वेस्ट। अब करंट अगर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, ओके, और एंड जो आपको बोला है कि कंडक्टर कैसे रखना है आपको, करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, मतलब आपको कंडक्टर भी वैसे रखना है। और जो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, ये बोला है उन्होंने डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी। so this will be not like this, so it will be like this। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये BH हो गया। अब सबसे पहले करंट की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपका करंट जा रहा है ऐसे। ओके, तो ईस्ट टू वेस्ट आपका करंट है जो कितना है? 1 एम्पियर। आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 90 हो जाएगा, तो थीटा बिकम्स 90। तो F इक्वल्स टू आई बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? ILB साइन थीटा होता है, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो इट विल बिकम IB साइन थीटा। तो I आपका 1 एम्पियर है और B कितना दिया है आपको? 3 into 10 to minus 5, और साइन 90 बन जाएगा, तो इट विल बी लाइक 3 into 10 to minus 5 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन पर मीटर आएगा क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है इसलिए। ओके, अंडरस्टूड? ये फर्स्ट समझ में आया। अब सेकेंड डायरेक्शन क्या लेनी है? साउथ टू नॉर्थ।
अब साउथ टू नॉर्थ अगर डायरेक्शन लेंगे हम, इसी कंडक्टर को अब ऐसे रखेंगे, तो दे बोथ आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल्स टू 0। जब सेकंड केस के लिए लेंगे, बी केस के लिए, तो बी केस के लिए थीटा 0 बन जाएगा, और साइन 0 0 होता है, तो आपको कोई फोर्स, आपके कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। There will not be any force on your conductor. देखो, when the current is flowing from south to north, theta becomes 0 and f equals to 0. So there is no force on a conductor. Force तभी लगता है जब वो पैरेलल हो, सॉरी, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर ना भी हो, फिर भी उन दोनों के बीच में कोई एक एंगल होना चाहिए। अगर 0 एंगल हुआ तो देयर इज 0 फोर्स। एंटी पैरेलल या पैरेलल नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी चलेगा, बट मैक्सिमम फोर्स जब वो परपेंडिकुलर होंगे तभी लगेगा। ओके, एग्जाम्पल समझ में आया ना? विक्रम, निशांत, पूजा। सिर्फ आपको उसका फिगर ड्रॉ करना है सही से, तो यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया ऑफ इट। नाउ अब देखो, आधा घंटा है हमारे पास, तो ये थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो